अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में बहुत ही दिलचस्प एवं रोचक कहानी प्रचलित है इतिहास में। वो क्या है कि अग्निमित्र के बारे में देखो, अग्निमित्र जो था शुंग वंश का ये। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। पढ़ने वाले चैनल में मैं से शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं मानता हूं कि काफ़ी समय बाद आज क्लास लेकर आ रहा हूं। इससे पहले हमने कभी 1-1.5 महीना पहले क्लास की थी। अंतिम जो क्लास थी हमारी वो थी मौर्य शासन को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हम सबसे पहले इतिहास का विषय पढ़ रहे हैं और हम स्टार्ट कर रखा है हमने यूपीआरओ एवं एआरओ के लिए, एवं उसमें हमने एसएससी सीजीएल के सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का भी इसमें समावेश किया है। अभी फिलहाल जैसा कि आपको पता है कि आने वाली जो भर्ती चल रही है, रेलवे ग्रुप डी के ऑनलाइन आवेदन आ चुके हैं, सभी उसको फिल कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यूपीआरओ एआरओ और एसएससी सीजीएल का जो हमारा ये बैच है, इसी में ही जो ग्रुप डी का जो भी बच्चा है इससे पढ़कर वो लाभ उठा सकता है। क्योंकि मैं अपने इस टॉपिक में जो भी टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ उसमें हर क्वेश्चन से ना बिल्कुल गहनता के साथ उसको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। हालांकि कुछ उसमें छूट जाता होगा, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है दोस्तों कि बिल्कुल जड़ से और बिल्कुल गहराई के साथ आपको एक एक क्वेश्चन को उसमें हम बताएं। कुछ दिनों से जैसे 1-1.5 महीने से क्लास नहीं हो पाई, तो काफ़ी मैं भी थोड़ा व्यस्त रहता हूँ और समय की अनुपलब्धता के कारण मतलब थोड़ा ऐसे डगमगा गया हमारा शेड्यूल जो है। हालांकि उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय बाद जो पहले जैसा शेड्यूल था, जो रूटीन था हमारा, डेली या 2 दिन बाद हम एक क्लास किया करते थे, धीरे धीरे हम उस पर आना शुरू करेंगे। ठीक है, वैसे फिलहाल तो मैं साप्ताहिक ही एक क्लास को लेकर आया करूँगा। सबसे पहले हमारी कोशिश है कि हम इतिहास को कंप्लीट कर लें। ठीक है, उसके बाद हम फिर एक एक सब्जेक्ट को बिल्कुल गहनता से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हालांकि मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। ठीक है, समय लगता है भाई चीज़ों को सीखने में। मैं भी थोड़ा मतलब व्यस्त ज़्यादा रहता हूँ, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आने वाले समय में कोशिश पूरी यही रहेगी कि क्लास में कोई भी अंतराल न आने पाए। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मौर्योत्तर काल का टॉपिक। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था मौर्य युग। ठीक है, मौर्य काल में मैंने आपको बताया था लास्ट में, फिर अशोक का टॉपिक हमने उसमें पढ़ा था। मौर्य काल का जो अंतिम जो शासक था वो कौन था भाई? बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ हुआ था और उसके बाद फिर मौर्योत्तर काल स्टार्ट हो जाता है। यानी कि मौर्य काल से बाद का जो भी शासक, जो हमारे विदेशी भी थे, कुछ भारत में आए, कुछ हमारे देशी शासक थे, क्षेत्रीय शासक कह सकते हैं उनको, सबने अपना अपना राज्य स्थापित वहां पर किया। विदेशियों से जैसे यूनानी लोग आए। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि पश्चिमोत्तर भारत पे किसका कब्जा था? बैक्टीरियाई लोगों का। बैक्टीरियन कौन होते थे? वे यवन। यवन यानी कि उनको हम क्या बोलते थे? उनको इंडो ग्रीक भी हम बोल देते थे, यानी कि हिंदी यूनानी भी उनको बोल देते थे। और वे हमेशा पश्चिमोत्तर भारत में रहते थे, यानी कि अफगानिस्तान का जो एरिया है ऊपर साइड का। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या है? इनमें से किसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी? आपके पास ऑप्शन है अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग, यज्ञसेन और वसुदेव। ठीक है, आइए इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहले सबसे पहले अग्निमित्र। ये अग्निमित्र कौन था इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। ठीक है भाई, अंतिम जो मौर्य शासक जो था ना, अंतिम,
मौर्य जो शासक था वो हुआ था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ ये अंतिम मौर्य शासक था। इसी के दरबार में इसका एक सेनापति था, वो उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, कौन था भाई? पुष्यमित्र शुंग। यो इसका क्या था? ये इसका था भाई सेनापति। ठीक है भाई। तो हुआ क्या, इनके बाद ना जैसे मौर्य गए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण वंश शुरू हो गया था। ब्राह्मणों ने राज करना यहाँ पर शुरू किया था और ब्राह्मण वंश से संबंधित मुख्यतः जो 3 वंश हुए, यानी कि 3 उनके वंश हुए। कौन कौन से? सबसे पहले थे शुंग वंश, उसके बाद आए कण्व और उसके बाद आए भाई सातवाहन। ठीक है, तो मुख्यतः ये 3 राजवंश थे, शुंग, कण्व और सातवाहन। ये कट्टरवादी ब्राह्मण थे। ठीक है, तो ये ब्राह्मण वंश से संबंधित थे तीनों। हुआ यूं था, मौर्यों के पतन के बाद, मौर्यों का पतन ऐसे ही नहीं हुआ, हाल में अंतिम जो इनका दौर चल रहा था ना, जब इसका बृहद्रथ का शासन था, तो इनके पास ना राजकोष में भी भारी कमी आ गई। मतलब इन्होंने क्या कर रखा था, अपना नियमित सेना रख रखी थी। ठीक है, तो सेना को नकद वेतन भी देते थे। अब अंतिम दौर इनका जो चल रहा था वो थोड़ा विपदा से भरा हुआ था। राजकोष इतना खत्म हो गया कि इन्हें अपनी सेना को वेतन देने के लिए जो इनकी सोने की मूर्ति होती थी ना, इन्होंने बनवा रखी थी, उनको गलाना शुरू कर दिया। उनको गलाकर सिक्कों को डालना शुरू कर दिया। उसी से इन्होंने अपनी सेना को फिर वेतन दिया था। मतलब इनकी इतनी बड़ी दुर्दशा हो गई थी। उसके बाद फिर सेनापति जो था इसका पुष्यमित्र शुंग, उसने इसका लाभ उठाया। इतिहास में ऐसा ही होता है, जो भी कमजोर होता है ना, उसका सेनापति, उसका मंत्री उसकी हत्या करके खुद अपनी गद्दी हथिया लेता है, वो गद्दी पर बैठ जाता है। तो भाई सबसे पहले ब्राह्मण वंश, सबसे पहले जो शुंग वंश की स्थापना हुई और इसकी जो स्थापना की थी वो थे पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि इसके सेनापति थे। पुष्यमित्र शुंग कहा जाता है ये पुष्य धर्म के पुत्र थे। पुष्य धर्म इनके पिता का नाम था। ठीक है, पुष्य धर्म। तब इन्होंने क्या किया, बृहद्रथ की हत्या कर दी। अच्छा, पुष्यमित्र जो शुंग था ना, ये भारद्वाज गोत्र से संबंधित थे। पुष्यमित्र शुंग का जो गोत्र था वो था भारद्वाज। ठीक है, और कट्टर ये ब्राह्मण थे, कट्टर ब्राह्मण थे। इन्होंने 2 अश्वमेध का आयोजन किया, यानी कि 2 अश्वमेध इन्होंने यज्ञ करवाई। कितने भाई? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाई। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? सबसे पहला अश्वमेध यज्ञ किसने करा था? वो करा था श्री राम ने, रामायण में आपने जो देखा होगा। इतिहास में भी इसका वर्णन मिलता है कि श्री राम ने पहला अश्वमेध यज्ञ करा था। इसको हम नहीं बोल रहे, इसको इतिहास बोल रहा है कि श्री राम, भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ सबसे पहले किया था। जब उन्होंने, उसमें क्या होता है कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है और अपनी राज्य की सीमा के बाहर वो, राज्य की सीमा के बाहर वो विचरण करता है। जो भी राजा उसको रोकने का प्रयास करता है उसे अश्वमेध यज्ञ कराने वाले से उसको युद्ध करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था अश्वमेध यज्ञ और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध यज्ञ इसके किसने कराए? वो थे पतंजलि ने। पतंजलि इनके क्या थे? ये राजपुरोहित। कौन? पतंजलि। क्या थे इनके? राजपुरोहित। पतंजलि ने एक धार्मिक ग्रंथ लिखा जिसका नाम अक्सर आ जाता है
भाष्य। ठीक है, तो ग्रुप डी वाले भी इस बात का ध्यान रखिए। एक ही क्वेश्चन आता है इसका कि महाभाष्य किसने लिखा था, तो आप क्या लिखेंगे, पतंजलि ने। दो अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय इनमें से किसको जाता है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं ग्रुप डी में भी। ठीक है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से पुष्यमित्र शुंग का भी उसमें नाम होगा। ठीक है, इसमें पुष्यमित्र शुंग का भी उसमें नाम होगा और 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो आप क्या लिखेंगे, पुष्यमित्र शुंग। और करवाई किसने थी, तो वो करवाए थे भाई पतंजलि ने। ठीक है, अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक धारणा और कही गई है कि ये ना कट्टर बौद्ध, मतलब कट्टर विरोधी थी किसके, बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के ये कट्टर विरोधी थे। इन्होंने ना, इसने पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के 84,000 स्तूप, आप यकीन नहीं करोगे, अशोक ने बौद्ध स्तूप होते थे। ठीक है, मतलब एक गुंबदनुमा यानी कि गोल आकृति में स्तूप होते थे। सबसे बड़ा जो स्तूप है वो कहाँ पर है भाई, सांची का स्तूप है। सांची कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में आप लिख सकते हो। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन इसको पूछ लेता है। तो पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को इसने विध्वंस कर दिया था, और जहां पर भी मतलब बौद्ध प्रतिमाएं होती थी उसको इसने तोड़ डाला। लेकिन इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये एक भ्रांतियां थी। क्यों, क्योंकि इसने भरहूत स्तूप का भी इसने निर्माण करवाया था, फिर इसने ये क्यों बनवाया। क्वेश्चन आता है ना भाई, जब ये सभी स्तूपों को ध्वस्त कर रहा था तो इसने फिर भरहूत स्तूप का निर्माण क्यों करा, ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, तो इसने भरहूत स्तूप का किसने निर्माण करवाया, पुष्यमित्र शुंग ने। अच्छा, अब आते हैं, किसकी बारी आती है, अब हम लेते हैं अग्निमित्र। ये तो थे कौन, पुष्यमित्र शुंग। अच्छा, इन्होंने स्थापना कब की थी, 185 ईसा पूर्व में, आप लिख सकते हो। अब इसके बाद इसका जो, जब इसकी मृत्यु हुई इसके बाद गद्दी पर बैठा है इसका पुत्र, जिसका नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था, अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में बहुत ही दिलचस्प एवं रोचक कहानी प्रचलित है इतिहास में। वो क्या है कि अग्निमित्र के बारे में देखो, अग्निमित्र जो था शुंग वंश का ये राजा था, पुष्यमित्र का ये पुत्र था। इसके बारे में एक नाटक लिखा गया था, माल विकाग्नि मित्रम। माल विकाग्नि मित्रम काफी लंबा नाम है संस्कृत का। तो ये एक नाटक था, हम बोल सकते हैं इसको कृति। ठीक है, जिसकी रचना किसने की थी भाई, कालिदास ने। कालिदास ने। अच्छा, एक पॉइंट करने वाली बात है, कालिदास के अधिकतर ग्रंथ जो है ना उसके बाद में मैं जरूर होता है भाई, इस बात ध्यान रखना। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आई तो उसमें आप, अगर आपको याद नहीं आ रहा कि भाई इसका सही आंसर क्या है, तो जो भी ग्रंथ होगा ना उसके बाद में ये नोट करना कि उसके बाद में मैं होगा अधिकतर। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी में, क्योंकि कुछ ऐसे भी है जिन्होंने, जैसे कौन है, बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम। ठीक है, अब इसकी तो रचना किसने की थी, ये तो अशोक घोष ने की थी। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं रहा। अब ये मत सोचना कि भाई इसने सारे ही मैं वाले जिसके थे कालिदास के, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अधिकतर, अधिकतर में जो मैं नाम लिखा होगा वो किसकी कृति है, कालिदास की। जैसे इसका एक और ग्रंथ था मेघदूतम, मेघदूतम वो भी इसी का ही है। ठीक है, तो जो मालविकाग्निमित्रम है ये एक
नाटक लिखा है कालिदास ने। किसके बारे में? आप अगर इसका संधि विच्छेद करो मालविकाग्नि का, तो आपको प्राप्त होगा मालविका प्लस अग्निमित्र, है ना। मालविका प्लस अग्निमित्र, तो इससे पता लग रहा है कि कोई मालविका थी, ठीक है। अग्निमित्र तो यही इस नाटक से हमें प्राप्त हो रहा है। मालविका कौन थी? देखो, मालविका जो थी विदर्भ के राजा, विदर्भ, ठीक है, इसको बरार भी बोलते थे। विदर्भ जो था, विदर्भ एक क्षेत्र था, एक इसको उप क्षेत्र बोलते थे। और विदर्भ जो है वो दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र में पड़ता था। और महाराष्ट्र का ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र था एक, ठीक है। महाराष्ट्र का एक पूर्वी क्षेत्र था, यानी कि एक उप क्षेत्र था एक महाराष्ट्र का। तो इसमें ना लगभग 11 जिले आते थे भाई, ठीक है। इसमें लगभग 11 जिले आते थे। तो उस टाइम पे विदर्भ का जो राजा था वो हुआ करता था यज्ञसेन। ध्यान देना, कौन हुआ करता था? यज्ञसेन। तो ये ना मालविका जो थी, ये यज्ञसेन की चचेरी बहन थी, चाचा की लड़की। कौन थी? मालविका। किसकी? यज्ञसेन की ये चचेरी बहन थी। और मालविका और अग्निमित्र आपस में क्या थे? प्रेमी युगल थे, यानी कि ये प्रेम करते थे एक दूसरे से, ठीक है। तो अग्निमित्र, तो जो ये मालविका अग्निमित्र है ना, इन दोनों की प्रेम कहानी के ऊपर ही इसको लिखा गया है। और लिखा किसने है? वो कालिदास ने। तो यज्ञसेन जो था ना, वो इसमें हस्तक्षेप कर रहा था इन दोनों के बीच। तो अग्निमित्र ने यज्ञसेन से युद्ध किया और इसको हरा भी दिया था, ठीक है। हालांकि इसको जो था, इसका जो भाई था ना, मालविका का जो एक भाई था, उसका नाम मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, माधव स्वरूप कुछ ऐसे नाम था। तो यज्ञसेन ने उसको बंदी बना लिया था। तब अग्निमित्र ने अपने सेनापति को वीर स्वरूप कुछ ऐसा नाम था, उसको उन्होंने आदेश दिया कि यज्ञसेन पर हमला कर दे। तो यज्ञसेन के जो खिलाफ आक्रमण शुरू हुआ और उसमें यज्ञसेन की पराजय हुई। तब उसने इसके भाई को, यानी कि इसके साले को छोड़ दिया था। तो उसके पश्चात मालविका भागकर अग्निमित्र, यानी कि अग्निमित्र, देखो ये अग्निमित्र जो था ना, ये विदिशा का शासक था भाई, विदिशा का, ठीक है। वैसे तो ये उपराज्यपाल था यहाँ का। और विदिशा कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो शुंग वंश की जो राजधानी थी, वैसे देखो ध्यान देना इस बात को, शुंग वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? विदिशा नहीं थी, वो थी पाटलिपुत्र, ठीक है। और ये इनकी दूसरी राजधानी थी विदिशा, ठीक है। क्या थी ये? इसकी दूसरी राजधानी थी। अच्छा, तो आपको अग्निमित्र के बारे में पता चल गया, पुष्यमित्र का पता लग गया। यज्ञसेन जो था ये विदर्भ का राजा था, ठीक है। अब ये वसुदेव कौन है? ठीक है, वसुदेव वसुदेव जो था भाई, इसने कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व, इसने कण्व वंश की स्थापना की थी। कब? अंतिम जो शासक था, अंतिम शुंग शासक, अंतिम शुंग शासक कौन था? वो हुआ करता था भाई देवभूति, देवभूति। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव गद्दी पर बैठ गया था और कण्व वंश की इसने स्थापना की थी, ठीक है। तो पता चल गया आपको कौन था? ये था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? पुष्यमित्र शुंग। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
अगला क्वेश्चन है भाई नंबर 2। किस ग्रंथ में पुष्यमित्र द्वारा बौद्धों के उत्पीड़न करने का उल्लेख है? करने का उल्लेख है। तो आपके पास ऑप्शन है भाई हर्षचरित्र, बी है मालविकाग्नि मित्रम, सी दिव्यावदान, या डी है महाभाष्य। बताइए भाई किस ग्रंथ में पुष्यमित्र द्वारा बौद्धों के उत्पीड़न करने का उल्लेख किया गया है? हर्षचरित्र, मालविकाग्निमित्रम, दिव्यावदान या महाभाष्य। तो कौन था हर्षचरित्र? इसकी रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, ग्रुप डी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाणभट्ट ने इसकी रचना की थी और इसमें वर्धन वंश का जो राजा है यानी कि हर्षवर्धन, उसके बारे में इसका उल्लेख किया गया है। मालविका अग्निमित्रम का आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी पर कालिदास ने ये इसकी रचना की थी। दिव्यावदान ये है बौद्ध ग्रंथ, इसी में लिखा गया है कि पुष्यमित्र ने बौद्धों का भारी उत्पीड़न किया था। ठीक है, महाभाष्य इसकी रचना किसने की थी? पतंजलि ने। ठीक है, वैसे पतंजलि कौन है? ये योग गुरु थे भाई। ठीक है, यानी कि ये क्या थे? योग दर्शन के प्रतिपादक बोलेंगे इन्हें। ठीक है, प्रतिपादक, योग दर्शन के ये क्या थे? प्रतिपादक, पतंजलि। ठीक है, जैसे एक था ना सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? याद आता है ना सांख्य दर्शन, तो इसका क्या आता है? ये थे कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे भाई? इसका आंसर है दिव्यावदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? वसुदेव। आप ये पहले पढ़ चुके हैं, पहले क्वेश्चन में मैंने इसको बता दिया। देवभूति, सुशर्मन, और डी है भाई सिमुख। ठीक है, तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? इसमें मैंने आपको बताया वसुदेव। वसुदेव क्या था? ये कण्व वंश का संस्थापक था। 75 ईसा पूर्व में इसने कण्व वंश किसने नींव डाली थी? किसको? इस देवभूति को हराकर। देवभूति कौन था? ये था सुंग वंश का अंतिम राजा। ठीक है भाई, ये कौन था? सुंग वंश का अंतिम ये शासक था देवभूति। इसको हराकर वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। ठीक है,
सुशर्मन, ये भी क्या था, ये कण्व वंश का ये अंतिम शासक था। कौन था? सुशर्मन। कण्व वंश में ना इसका ज्यादा लंबा शासन इनका नहीं हुआ। कण्वों में ना 4 हुए थे राजा। सबसे पहला तो ये वसुदेव था, ठीक है, और दूसरे नंबर पर आया था भाई भूमिमित्र, भूमिमित्र। तीसरा था नारायण, तीसरा नारायण, और चौथा जो था वो था सुशर्मन। कौन था? सु सुशर्मन, ठीक है। अब सुशर्मन क्या था? ये कण्ववंश का अंतिम राजा था। अब इसको मारकर, इसको किसने मार दिया? सिमुक ने। सिमुक जो इसका मंत्री था, इसने अपने राजा को मार दिया, सुशर्मन को, और एक नए राजवंश आंध्र सातवाहन वंश की इसने स्थापना की। इसको बोला जाता है आंध्र सातवाहन वंश, यानी क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में ही इसकी इन्होंने स्थापना की थी। इनको ना आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। आंध्र भृत्य, आंध्र भृत्य वो किसको कहा जाता है भाई? वो अगर पूछा जाए तो वो सातवाहनों को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है भाई, इन्हें पुराणों में आंध्र भृत्य कहा जाता है। मैंने आपको अभी बताया ना, कहा आपके ऑप्शन है भाई मिनांडर, महामेघवाहन, सी है डेमेट्रियस, डेमेट्रियस प्रथम, और डी है भाई सातवाहनों को। किन्हीं पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मिनांडर, महामेघवाहन, डेमेट्रियस प्रथम या सातवाहनों को। ये मिनांडर कौन था भाई? मिनांडर एक हिंद यूनानी शासक था। हिंद यवन बोल सकते हैं, या आप इसको इंडो ग्रीक भी बोल सकते हैं, या इसको हिंद यूनानी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। मिनांडर जो था हिंद यवन का सबसे प्रतापी शासक हुआ, ठीक है। कौन? मिनांडर। अच्छा, इसका ना ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में जो इसका जो नाम था वो है मिलिंद आ जाता है। मिलिंद किसका नाम था? ठीक है, मिलिंद। तब इसने क्या किया? बौद्ध भिक्षु थे एक नागसेन, नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे, और नागसेन के साथ इसके जो संवाद होता है, यानी कि ये बौद्ध धर्म को लेकर अपने प्रश्न उनसे करता है, क्वेश्चन पूछता है, तो नागसेन का और किसका? मिनांडर का जो संवाद है उस पर एक पूरा ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है मिलिंद पनोह। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, मिलिंद पनोह।
में क्वेश्चन आता है मिलिनपनों में ना, मतलब किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें नागसेन और मिनांडर का इसमें संवाद है। मिनांडर अपने क्वेश्चन नागसेन से पूछता है, ये बौद्ध भिक्षुक थे कौन, नागसेन, ठीक है, इनसे अपने क्वेश्चन पूछता है और इनको जो बौद्ध ग्रंथों में मिलिन इनका नाम बताया गया है, ठीक है। तो ये था मिनांडर। अब महामेघवाहन, महामेघवाहन जो है एक वंश था ना, एक था चेदी वंश, ठीक है, जिसका जो राजा था वो हुआ करता था भाई खारवेल, ठीक है। चेदी वंश का जो संस्थापक था वो था खारवेल। अब खारवेल का एक प्रसिद्ध अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, ध्यान देना भाई, हाथी गुम्फा अभिलेख। इस हाथी गुम्फा अभिलेख में ये बताया गया है, हाथी गुम्फा अभिलेख में ये बताया गया है कि इस चेदी वंश की जो स्थापना की थी ना, वो महामेघवाहन एक व्यक्ति था, उसने की थी। तो अगर आपसे देखो, बहुत ही डीपली क्वेश्चन है, वैसे ग्रुप डी में से मुश्किल आएगा, लेकिन हाँ आरओ एआरओ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है चेदी वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी भाई, वो की थी महामेघवाहन नामक एक व्यक्ति ने। तो आप क्या लिखेंगे, महामेघवाहन। अच्छा, अब डेमेट्रियस प्रथम ये कौन था, ये सबसे पहला हिंद यूनानी शासक था, हिंद यवन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सबसे प्रथम हिंद यवन ये शासक था। इसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया था, पंजाब पर इसने क्या किया, आक्रमण कर दिया था, और वहां पर ये तक्षशिला पर इसने अधिकार कर लिया, तक्षशिला, ठीक है। अब कहां पड़ता है ये, पाकिस्तान में, तब पंजाब में था। पंजाब जो था ना ये ऊपर तक था, ठीक है, आधा पंजाब आपको पता होना चाहिए वो पाकिस्तान में है। तो इसने तक्षशिला पर भाई अधिकार कर लिया था, और वहां पर एक जगह थी साकल, जिसको आज के टाइम में पंजाब में सियालकोट के नाम से भी जानते हैं, सियालकोट, ठीक है। इस सियालकोट पे भी इसने अपना अधिकार कर लिया था। अच्छा, ये साकल जो है ना, ये क्या था, ये मिनांडर का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था भाई, ये बात ध्यान रखना, मिनांडर का शिक्षा का ये शिक्षा केंद्र था प्रमुख, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। अब आ गए सातवाहन, ठीक है। आंध्रभृत्य किसको कहा जाता था, ये थे सातवाहन, इनको आंध्रभृत्य भी कहा गया है। सातवाहन सबसे पहले शासक थे जिन्होंने शीशे की मुद्राएं जारी की थी। इन्होंने, ये क्वेश्चन आता है, शीशे की मुद्राएं सर्वप्रथम किसने भारत में जारी की। क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल के लिए भी, यूपी आरओ एआरओ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वप्रथम शीशे की जो मुद्राएं थी वो किसने लागू की थी। तो आप क्या बताएंगे, भारत में शीशे की जो स्वर्ण मुद्राएं, शीशे की जो मुद्राएं थी वो सर्वप्रथम किसने, सातवाहनों ने, सातवाहन शासकों ने लागू की थी। साथ ही साथ इन्होंने चांदी तथा तांबे के सिक्के भी जारी किए, चांदी और तांबे के सिक्के भी इन्होंने जारी किए, जिसको नाम दिया जाता है काशार्पण, जिसको क्या नाम जाता है, काशार्पण। चांदी और तांबे के जो इन्होंने सिक्के जारी किए उसको नाम दिया गया है भाई क्या, काशार्पण, ठीक है, उसको काशार्पण कहा गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, भारत में ना सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी। तो आप क्या बताएंगे, सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं भारत में लेकर कौन आए थे, ये थे भाई यूनानी, ठीक है, यूनानी
जो थे ना, वो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए थे। तो ये जो क्वेश्चन है ना मुद्राएं वाला, ये सभी में पूछा जाता है। मैं इसको साफ कर दूं, ठीक है, आपको पता लग गया ना सातवां था में। तो थोड़ा मुद्राओं के बारे में बात कर लेते हैं भाई। मैंने कहा स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले किसने लागू की, क्वेश्चन ये होगा, ठीक है, किसने लागू की। तो आप क्या बताएंगे, ये थे यूनानी, ठीक है, यूनानी लेकर आए थे सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है। और शीशे की मुद्राएं किसने चालू की थी भाई, शीशे की किसने की थी, सातवाहनों के शासकों ने, ठीक है। इन्होंने साथ ही साथ क्या किया था, चांदी और तांबे के सिक्के भी इन्होंने जारी किए थे, जिसको क्या बोलते थे, कासरपण। अच्छा, यूनानी भारत में आए तो ठीक है, लेकिन भारत को एक ऐसी देन, ऐसी चीजें ये दे गए जिनका हमें आभास नहीं था। वस्तुतः क्या आप जानते हैं कि भारत में कैलेंडर कैलेंडर तिथियां, ठीक है, सप्ताह के दिन, महीने, ये कौन लेकर आता, ये भी किसने लागू किए थे, ये भी यूनानी लोग लेकर आए थे। क्या क्या आए थे, एक तो जो अंग्रेजी आप कैलेंडर यूज कर रहे हैं ना, अंग्रेजी जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं, यानी कि जनवरी फरवरी वाले ये महीने, ये भी यूनानियों की देन है, ठीक है। और सप्ताह के दिन शनिवार रविवार, ये भी कौन लेकर आया, ये भी यूनानी लेकर आए, ठीक है। घंटे यानी कि घड़ी, वर्ष वर्ष के दिन, ये भी सब इन्हीं की देन है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, घड़ी घड़ी ये जो है ना, घड़ी देखते हैं हम, ये भी सब यूनानियों की ही देन है। दूसरी बात, पर्दा प्रथा, पर्दा पर्दा प्रथा भी इन्हीं की देन है, ठीक है। घूंघट वगैरह ये सब यूनानियों की देन है। बहुत कुछ इन्होंने मतलब भारत में इन्होंने दिया है, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा, एक इन्होंने काल गणना भी इन्होंने दी है, ठीक है, समय को गिनना मतलब ये, ठीक है। संवत भी इन्हीं की देन है भाई, संवत, ठीक है। अभी फिलहाल हम कौन सा संवत यूज कर रहे हैं अपना, भारत सरकार द्वारा जो संवत प्रयोग में ला जा रहा है वो कौन सा है भाई, शक संवत है या विक्रम संवत है, बताओ कौन सा है, शक संवत, ठीक है। शक संवत किसने लागू किया था, ये कनिष्क ने, चलो आगे बताएंगे, उसका बाद का विषय है, ठीक है। तो कालगणना, संवत और सिक्कों को ढालने के सांचे, सिक्कों को ढालने के लिए ना सांचे होते थे, सिक्कों को ढालने के लिए सांचे, ये भी इन्हीं की देन है भाई, इनकी, यूनानियों की, ठीक है। चलो भाई, चार ही क्वेश्चन हुए, जल्दी बढ़ो। अगला क्वेश्चन है भाई, किसने गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य है एक, ठीक है, मुक्तक काव्य की रचना की, किसने किसने की भाई, सातकर्णी प्रथम, बी हॉल, सी है गौतमीपुत्र सातकर्णी।
वशिष्ठपुत्र पुलुमावी। किसने गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काल की रचना की? तो सातकर्णी प्रथम, हाल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र, पुलुमावी। ये जो चारों नाम है ना, ये है सातवाहन के राजाओं के। सातवाहन के जो राजा होते थे, उनके जो नाम होते थे, उनकी माताओं के नाम पर वो होते थे। हालांकि आप इससे ये नहीं कह सकते कि ये इनका जो राज्य था वो मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक व पितृतंत्रात्मक जो दो शब्द है, इनमें विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। क्या माता का नाम लेने से इनका जो शासन था, जो इनके जो शासक थे, ये माताओं के इनके नाम होते थे, तो ये केवल एक सम्मान सूचक शब्द के लिए अपनी माताओं का नाम सबसे पहले उसका यूज करते थे, प्रयोग करते थे। ठीक है, लेकिन चूंकि राजा जो बनता था वो हमेशा कौन, पुत्री बनता था। ठीक है, पुत्री, लड़की तो बनती नहीं थी, लड़का ही बनता था। तो राजा क्या था इनका, वो था पितृ तंत्रात्मक इनका शासन आप कह सकते हैं। ठीक है, पितृतंत्रात्मक शासन था। मात्र सत्तात्मक जो था केवल ये सम्मान सूचक शब्द के लिए अपने इसमें लगाते थे। ठीक है भाई, तो इसमें सबसे पहले सातकर्णी हुआ, सातकर्णी प्रथम। ठीक है, ये भी सबसे एक महान राजा था। इसकी पत्नी थी नायनिका। ठीक है, नायनिका। इसके इसकी आदमी इसने चांदी के सिक्के चलाए थे भाई। ठीक है, चांदी के जो सिक्के थे नहीं इसके, हाँ, चांदी के सिक्के इसने इसमें इसकी आदमी इसने वो जारी किए थे। और मानव गोल कर्म सूचक, मानव गोल शैली में इसने कुछ सिक्के भी इसने चालू किए थे। किसने? सातकर्णी प्रथम ने। सबसे प्रतापी बढ़िया शासक हुआ ये। ठीक है, उसके बाद में आते हैं फिर हाल। हाल भी एक बहुत ही प्रतापी यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे इसके। इन्होंने ही गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की इन्होंने रचना इन्होंने की थी। इनके दरबार में एक इनका जो कवि था उसका नाम था गुणाढ्य। ठीक है, गुणाढ्य ने बृहत कथा कोश, बृहत कथा कोश नामक काव्य की इसने रचना की थी। ठीक है, तो ये इसके दरबार में रहते थे। उसके बाद आते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी एक प्रसिद्ध राजा थे। इनकी माता का नाम इनके नाम पर पड़ा, यानी कि इनका नाम था गौतमी बलश्री। क्या नाम था भाई? गौतमी बलश्री। ये इतने प्रतापी शासक था कि इसने शक शासक था एक नहपान, नहपान को भी इसने पराजित किया था। तो पर क्वेश्चन ये आई कि शक शासक नहपान को पराजित करने वाले सातवाहन शासक का नाम बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बाद आते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी का ये पुत्र था। ठीक है, प्रसिद्ध राजा हुआ। इसको पुराणों में पुलुमावी, पुलुमा की इसको उपाधि इसको दी गई थी, पुलुमा। और इसने अपने आप को जो उपाधि धारण करवाई वो थी प्रथम आंध्र सम्राट की जो राजधानी थी, अब तक किसी को नहीं मिली थी। वो किसने की ली थी भाई? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने। ठीक है, तो आपको पता लग गया इसमें गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? हाल। चलो,
छठा क्वेश्चन है भाई, किसने किसने बौद्ध संघ अज काल किए तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक गांव दान में दिए। गौतमीपुत्र सातकर्णी यज्ञश्री सातकर्णी और सी है भाई सर्ववर्मन डी है गुणाढ़। तो बताओ भाई, किसने बौद्ध संघ को अज काल किया तथा कार्ले के भिक्षु संघ को ना करजक नामक गांव दान में दिए। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, सर्ववर्मन या गुणाढ़। तो इसमें ना गौतमीपुत्र जो सातकर्णी था ना, इसने इनको बौद्धों को ये दान में दी थी। हालांकि जो ये शासक थे, देखो वो तो खैर इनके बारे में क्या बोला गया है, अपवाद हो सकता है, क्योंकि सातवाहन जो शासक थे वो भी क्या थे, ब्राह्मण वंश से थे, और इन्होंने ब्राह्मणों को तो पूरा अपना इन्होंने समर्थन किया ही किया, लेकिन साथ में इन्होंने बौद्धों का या अन्य समुदायों का कभी उत्पीड़न इनके द्वारा वैसे प्रमाणित नहीं किया गया, क्योंकि इन्होंने बौद्ध संघ को भी अजकाल के तथा कार्ले के जो भिक्षु थे उनको करजक नामक कुछ ऐसे गांव इन्होंने दान में दिए थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक था एक, इसके बारे में एक बात हो रही है, शक शासक एक था रुद्रदामन प्रथम हुआ करता था भाई। ठीक है, इसका एक बात ध्यान रखना, जूनागढ़ अभिलेख है इसने जो लिखा था, जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही फेमस है इसका। जूनागढ़ अभिलेख वो कहाँ पर है, वो जो है गिरनार पहाड़ी पर, गिरनार पर्वत पर है ये। ठीक है, ये फेमस है इसका, और ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में है, ये ध्यान रखना। कहाँ पर है, गुजरात में गिरनार पर्वत पर जूनागढ़ अभिलेख किसका, रुद्रदामन प्रथम का ही प्रसिद्ध है। तो ये कहा गया है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ना इसको हराया था, 2 बार हराया रुद्रदामन को, और इसकी पुत्री से इसने विवाह किया। ठीक है, वही रुद्रदामन अपने अभिलेख में कहता है कि इसने इसको जीतने का मौका नहीं दिया। तो दोनों में से पता नहीं कौन झूठ बोला कौन नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में ये कहावत है। यज्ञश्री सातकर्णी ये था अंतिम शासक था, वही ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कौन था, ये अंतिम शासक था किसका, सातवाहन वंश का, सातवाहन वंश का ये अंतिम शासक था यज्ञश्री सातकर्णी। और ये इसको जो था ना, इसको जल यात्रा बहुत प्रसिद्ध, इसको प्रिय थी, मतलब जल यात्रा और व्यापार, इन चीजों में बहुत ही शौकीन था। उनके चित्र अपने राज दरबार में रखता था। ठीक है, सर्ववर्मन ये होगा, गुणाढ़ आपको पता ही। चलो आगे बढ़ो भाई। सातवां क्वेश्चन है भाई,
किसने सुप्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण कराया? निर्माण में जीर्णोद्धार करवाया, जीर्णोद्धार कराया। कौन था भाई? मेगा माउस, बी नहपान, सी रुद्रदामन फर्स्ट, रुद्रदामन प्रथम, डी कुजुल कड़फिसेस। देखो भाई, किसने सुप्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? मेगामाउस, नहपान, रुद्रदामन, कुजुल कड़फिसेस। सबसे पहले तो ध्यान दो, सुदर्शन झील ये कहाँ पर है भाई? ये है गुजरात में पड़ता है। गुजरात में ये काठियावाड़ जिले में पड़ती है ये झील। ये किसने बनवाई थी? मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया था और समय समय पर इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। अशोक ने भी किया, आगे चलकर समुद्रगुप्त ने भी किया और ये फिर रुद्रदामन प्रथम ने भी इसका जीर्णोद्धार करा था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है रुद्रदामन कौन था? शक शासक था। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध शक शासक था ये। इसी ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ये संस्कृत का बहुत ही प्रेमी था भाई, संस्कृत प्रेमी था ये, ध्यान देना। और गिरनार पर्वत पर जो जूनागढ़ जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, इसमें वो संस्कृत भाषा में लिखा, बिल्कुल विशुद्ध संस्कृत है, यानी कि प्योर बिल्कुल शुद्ध संस्कृत है बहुत ही। तो उसमें ये इसने लिखा है अपना जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, मेगामाउस जो था ये, मेगामाउस ये शक वंश का ये पहला राजा था मेगामाउस। उसके बाद फिर नहपान था। आपको पता है नहपान को किसने हरा था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। ठीक है, और अब आते हैं कुजुल कड़फिसेस। इन सब के बाद सातवाहन के बाद आए पहलव वंश। ठीक है, उसके बाद पहलव वंश को हराकर फिर कुषाण वंश की स्थापना होती है। कुषाण, उसकी स्थापना कौन करता है भाई? कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना यहाँ पर कर दी थी। ठीक है, अब कुषाण आएंगे, इनके बाद ये सब खत्म हो गए। ठीक है भाई, अब आगे चलो। अगला क्वेश्चन है भाई 8वां। भारत सरकार द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना। प्रयोग में लाए जाने वाला शक संवत की शुरुआत किसने की? कनिष्क, बी हुइष्क, सी वासुदेव, डी अश्वघोष। देखो भाई, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला शक संवत की शुरुआत की थी
शक संवत चलता रहता है, आपने सुना होगा विक्रमी संवत और शक संवत। ठीक है, शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में इसने कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी शकों की विजय में। इसने शकों को हरा था भाई। ठीक है, शकों को हराने के उपलक्ष्य में इसने शक संवत की स्थापना की थी। और शक संवत ये कहता है कि अगर आप वर्तमान जो सत्र चल रहा है हमारा, यानी कि 2025, इसमें अगर आप इस 78 को जोड़ दोगे, 8 5 13 10, तो ये बैठता है 2103 शक संवत फिलहाल चल रहा है। ठीक है, विक्रम संवत की अगर आप बात करें, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी भाई? ये हुई थी 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में ये इसकी स्थापना की थी। एक राजा थे, स्थानीय राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो विक्रम संवत ये कहता है वर्तमान सत्र यानी कि 2025 में से अगर आप इस 57 को घटा दो, इसमें क्या था जोड़ दो, इसमें घटा दो, तो विक्रम संवत निकल आता है 15 मत 7 गया 8। तो अभी क्या चल रहा है? 1968 1968 विक्रम संवत अभी फिलहाल जारी है, इसमें से घटा दिया जाता है। तो इसकी कनिष्क ने इसकी स्थापना की थी। कनिष्क सबसे प्रतापी राजा हुए किसके? कुषाण वंश के। इसने ही रेशम मार्ग पर इसने कब्जा कर लिया था। ठीक है, रेशम मार्ग था वो चीन से होते हुए ना रोम को जाता था, ईरान को निकलते हुए, तो उस पर चीनियों का एक अधिकार था। अब इसने रेशम मार्ग इनसे ये छीन लिया था। ठीक है, और इसी के साथ कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में ही चौथी बौद्ध संगीति की स्थापना, बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी कहां पर? कश्मीर के कुंडल वन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वासुदेव। ठीक है भाई, वासुदेव। और इसके उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष कौन थे भाई? इसके उपाध्यक्ष थे इसके अशु घोष। ठीक है, अशु घोष एक बौद्ध लेखक थे, इनके बौद्ध दार्शनिक थे। कनिष्क के दरबार में ही नागार्जुन एक खगोलविद था। ठीक है, खगोलविद। और चरक जैसे प्रसिद्ध चिकित्सक रहते थे। चरक संहिता पढ़ी आपने? चरक ये आयुर्वेद के प्रकांड पंडित या आयुर्वेद के प्रख्यात चिकित्सक थे। ये कौन? चरक, जो ये कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। नागार्जुन ये, ठीक है, सुघोष। तो इतनी महान हस्तियां जो थी वो कनिष्क के दरबार में रहती थी। सर्वाधिक सोने के और शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? ये क्वेश्चन आ जाता है। सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के वो किसने चलाए थे? वो भी कुषाणों ने चलाए थे, यानी कि ये कनिष्क ने चलाए थे। याद रखना, क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो भाई ये थे। हुविष्क जो था वो सुविष्क का ही पुत्र था, उसके बाद हुआ सुविष्क, फिर ये हुआ हुविष्क। ठीक है, ये भी अच्छा राजा हुआ। अच्छा, कनिष्क को ना द्वितीयाशोक भी कहा जाता है, याद रखना, ध्यान देना, क्वेश्चन आ जाए। द्वितीयाशोक की उपाधि किसने धारण की थी? तो कौन था वो? कनिष्क।
वासुदेव ये अंतिम कुषाण राजा था भाई, ध्यान देना, अंतिम कुषाण राजा। अश्वघोष मैंने आपको बताई दी, इसके दरबार में था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में कला की दो स्वतंत्र शैलियां, स्वतंत्र शैलियों कौन कौन सी थी भाई, गांधार व मथुरा का विकास हुआ। क्वेश्चन है भाई, किसके शासनकाल में कला की तो स्वतंत्र शैलियों गांधार व मथुरा का विकास होता है। ये है भाई पुष्यमित्र, बी है कनिष्क, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई, मिनांडर, और डी है हेलियोडोरस। ठीक है, किसके शासनकाल में कला की दो स्वतंत्र शैलियों गांधार व मथुरा का विकास हुआ। गांधार और मथुरा जो ये दो शैली थी, वैसे गांधार जो शैली है ना वो हेलिस्टिन, हेलिस्टिन शैली, इसको कौन लेकर आए थे, यूनानी लेकर आए थे इसको। इसी का ये सम्मिश्र मिश्रित यानी कि मिलता जुलता रूप है गांधार शैली। और मथुरा, गांधार में और मथुरा शैली में दो अंतर ये है कि गांधार शैली जो है वो यथार्थवाद को परिलक्षित करती है, यानी कि हूबहू कोई भी मूर्ति जो गांधार शैली से निर्मित की जाएगी वो बिल्कुल हूबहू वैसी की वैसी दिखेगी, स्माइल करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, या उनके घुंघराले बाल होंगे, कुछ इस प्रकार की इसकी विशेषताएं होती थी गांधार शैली की। वही मथुरा कला में इसके विपरीत था। मथुरा कला में, मथुरा कला क्या थी इसमें, इसमें था आदर्शवादी, मथुरा कला थी यथार्थवादी। ठीक है, ओ सॉरी, ये तो थी यथार्थवादी और ये थी आदर्शवादी मथुरा कला। ठीक है, अच्छा, इसका विकास किसने किया था, पुष्यमित्र ने नहीं किया था भाई, मिनांडर ने भी नहीं किया। हेलोडोरस एक यूनानी था, विद्वान था ये नहीं। तो इसका जो सही आंसर था ना वो कनिष्क था। तो ये था कि कनिष्क के शासनकाल में कला की दो दो स्वतंत्र शैली थी, गांधार शैली और मथुरा का इसमें विकास हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है भाई 10वां। किसके द्वारा चलाई गई, किसके द्वारा चलाई गई सिक्कों, सिक्कों पर एक और, एक और यूनानी लिपि, लिपि व दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि अंकित है भाई, अंकित है। के साथ क्वेश्चन है यूनानी, बी है कुषाणों, सी शुंग, डी कण्व। ठीक है,
इसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि व दूसरी ओर खरोष्टी लिपि अंकित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। यूनानी नहीं, तुंगो नहीं, ये कुषाणों थी। तो ये जो था ना, इसका सही आंसर जो था ना, ये कुषाणों के शासनकाल में था कि इन्होंने सिक्के जो चलाए थे उसमें एक तरफ तो यूनानी और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि में वो लिखा गया था। ठीक है। वहीं कुछ सिक्कों पर इनके ज्ञात होता है कि कुछ सिक्कों पर इनके शिवोनंदी के भी मतलब चिन्ह उसमें मिले हैं। ठीक है। तो आज की ये जो क्लास थी भाई, ये यहीं पर खत्म होती है। इसमें हम 10 क्वेश्चन ही कराए थे, इसको हमने इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। ठीक है। अगर आपको चैनल हमारी जो क्लास है ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आने वाले आगे समय में धीरे धीरे मतलब अभी थोड़ी समय की ना अनुपलब्धता है, समय थोड़ा कम है मेरे पास, तो अच्छे से मतलब एक सेटअप तैयार नहीं हो पाता। ठीक है। और शेड्यूल जो है वो थोड़ा पहले से काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि बिगड़ गया है, उसको धीरे धीरे रूटीन पर लाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसी कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और फिलहाल तो जो है क्लास हमारी वीकली ही हो पाएगी। ठीक है। यह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक सप्ताह में 2 क्लास आपको दे सकूँ। चलिए चलते हैं फिर। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।